नमस्कार दोस्तों। आज हम टीबीओ टेक लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। टीबीओ टेक लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 18,200 करोड़ का है और ये कंपनी बहुत रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे लिस्ट हुई है। मई 2024 में इसका आईपीओ हुआ था स्टॉक मार्केट पे, राइट। तो टीबीओ टेक ये जो कंपनी है ये एक B2B ऑनलाइन ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे अगर कहीं बाहर ट्रैवल करना हो तो मैं यात्रा.com, मेक माई ट्रिप या क्लियर ट्रिप जैसे एप्लीकेशंस पे जाता हूँ, राइट। ये B2C एप्लीकेशंस है, राइट। इनके जो सप्लाई साइड में वेंडर्स जो होते हैं वो है एयरलाइंस, होटल्स, एंसिलरी सर्विसेज जो अपनी इन्वेंट्री इन एप्लीकेशंस पे डालते हैं और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स अपने लिए टिकट्स काटते हैं, राइट। उसी प्रकार टीबीओ टेक एक B2B प्लेटफॉर्म है, B2B एग्रीगेटर है, B2B मार्केट प्लेस है, जो चाहे कहो इसको, राइट। एक B2B प्लेटफॉर्म है जिसके सप्लाई साइड में वही वेंडर्स है, एयरलाइंस है, होटल्स है, एलाइड सर्विसेज है, कैब रेंटल पिकअप्स है, क्रूज सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विसेज है। बट इसके डिमांड साइड पे जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स है वो है ट्रैवल ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल्स को केटर नहीं करती है, ये बिजनेसेस को केटर करती है, राइट। तो यहाँ पे बल्क बाइंग होती है, फिर कॉर्पोरेट बाइंग होती है, राइट। एक बड़ी मात्रा में बाइंग होती है, इंडिविजुअल बाइंग नहीं होती है। और ऑब्वियसली ये टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल मैनेजमेंट सर्विसेज जो भी बाय करते हैं, जो भी खरीदते हैं इन्वेंट्री यहाँ पे, उसको एक मार्कअप करके अपने एंड कस्टमर्स को बेच देते हैं, राइट। तो इस तरह इसका एक बिजनेस मॉडल है और ये एक कमीशन पे एक नॉर्मल जैसे मार्केट प्लेस चलता है कि जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है उस पर एक कट लेते हैं, कमीशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी ने 10 टिकट्स बुक की है और प्रत्येक टिकट की वैल्यू 100 रुपये है, तो 1,000 रुपये ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उस पर 2.5% कमीशन होता है या 8% कमीशन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस पे 2.5% कमीशन होता है, होटल्स पे 8% कमीशन होता है। तो इस तरह ये इनका एक बिजनेस मॉडल है, राइट। तो इस कंपनी को हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि इस कंपनी का जो पिछले 4 क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ है 31% है, इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 114% है। तो हमारा जो फिल्टर होता है 25% सेल्स ग्रोथ का, उस पर तो ये काफ़ी खरी उतर रही है, राइट। और मैनेजमेंट की कमेंट्री, कॉन कॉल्स, PPTs, ये सब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद ये चीज़ें समझी है कि अगर कंपनी को अगले 2 या 3 साल के लिए 25% सेल्स ग्रोथ क्लॉक करना है तो उसके लिए करीबन 4 सेल्स ग्रोथ के ट्रिगर्स है या फिर 4 डिमांड ट्रिगर्स है, राइट। तो सबसे पहला जो ट्रिगर है वो है अलाइड सर्विसेज या फिर न्यू सेगमेंट्स, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि एयरलाइंस जो है, ये कंपनी जब शुरू हुई थी तो इनका जो मेन कैटेगरी था वो एयरलाइंस था, राइट। और बहुत हद तक करीबन 750 ऑड एयरलाइंस इनके एप्लीकेशन पे, इनके वेबसाइट पे लिस्टेड थे और उनका इन्वेंट्री कहीं ना कहीं वो लिस्टेड होता था। बट एयरलाइंस का प्रॉब्लम ये है कि एयरलाइंस का जो कमीशन होता है वो 2.5% होता है, या टेक रेट कहते हैं ये लोग, ये 2.5% होता है GTV पे, राइट। तो इन द लास्ट 3-4 years what they did was they started getting into hotels and allied services, especially hotels। तो करीबन 10 लाख होटल्स को अक्रॉस द वर्ल्ड इन्होंने लिस्ट किया और होटल्स का जो कमीशन है वो करीबन 8% होता है। तो करीबन 3 गुना या फिर 4 गुना ज़्यादा कमीशन मिलता है उनको होटल से। तो अगर आप देखोगे 2021 में होटल्स का जो कंट्रीब्यूशन था GTV को वो करीबन 22% था, बट 2024 में होटल्स का जो कंट्रीब्यूशन है GTV को वो करीबन 50% है, राइट। तो होटल्स एक हाई मार्जिन बिजनेस है, एक वैल्यू बिजनेस है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2021-22 में करीबन इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एक तरह से नेगेटिव में थे, यहाँ पे 7% थे। बट जैसे होटल्स का कॉम्पोजिशन बढ़ा उस पाए में, रेवेन्यू के पाए में, तो इनके इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स करीबन 2 या 3 गुना एक्चुअली एक तरह से बढ़ गए, राइट। तो कंपनी धीरे धीरे ऐसे सेगमेंट्स में ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही है जहाँ पे आपके जो मार्जिन्स ज़्यादा हो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आपके कहीं ना कहीं ज़्यादा मिले। तो क्रूज सर्विसेज होते हैं या यूरो रेल होता है। तो फॉर एग्जांपल पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट वीज़ाज कटे हैं यूरोपियन यूनियन के लिए वो इंडियंस के कटे हैं, राइट। तो इंडियंस वहाँ पे जाके बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, यूरो रेल एक्सप्लोर करते हैं। तो इस कंपनी ने यूरो रेल की सर्विस अपने प्लेटफॉर्म पे डाली और वो एक काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है, राइट। तो एलाइड सर्विसेज या फिर न्यू सेगमेंट एक्सपेंशन एक इनका मेजर ग्रोथ ट्रिगर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर है इनका वो है जोग्राफिकल एक्सपेंशन, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि डिमांड साइड पे ट्रैवल ऑपरेटर्स है, टूर एजेंट्स है और ट्रैवल मैनेजमेंट सर्विसेज है। 70% ऑफ दीज आर
इंडियन बेस्ड काइंड ऑफ बिजनेसेस, राइट। तो बेसिकली भले ये एक ग्लोबल टूरिज्म को एक तरह से केटर करती है, फैसिलिटेट करती है, बट ये इंडियंस के लिए करती है। मोस्टली इंडियंस होते हैं, 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम इंडिया एक्चुअली, राइट। इट इज़ इंडियंस हु आर बुकिंग टिकट्स ओवर हियर एंड गोइंग आउटसाइड एंड विजिटिंग मल्टीपल काइंड ऑफ ज्योग्राफीज। तो इस कंपनी का जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मिडल ईस्ट में कुछ हद तक है, लैटाम में कुछ हद तक है, बट जो डेवलप्ड मार्केट्स है जैसे नॉर्थ अमेरिका या फिर आपका यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे या यूके में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पे इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर है वेबबेड्स, राइट, जो एक मार्केट लीडर भी है इस बिजनेस में। और वेबबेड्स की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रही है कि वेबबेड्स एयरलाइंस में नहीं घुसता है, वेबबेड्स सिर्फ होटल्स एंड एलाइड सर्विसेज में काइंड ऑफ काम करता है। इसलिए वेबबेड्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ऑलमोस्ट डबल है इसके। तो वेबबेड्स के अराउंड 45 to 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो कहीं ना कहीं टीबीओ टेक ने अपने कंपटीटर को देखा और कहा कि यार हमें भी उसी सेगमेंट में काइंड ऑफ अपने आप को बढ़ाना चाहिए जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या मार्जिन एक्सपेंशन पॉसिबल हो, राइट। तो ये कंपनी बहुत कोशिश कर रही है कि जो आपके एपैक मार्केट है जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, वियतनाम या फिर आपका जो यूरोपियन यूनियन है, नॉर्थ अमेरिका में, अपने आप को वहाँ पे अपना ग्लोबल फुटप्रिंट या फिर अपना फुटप्रिंट का एक तरह से वहाँ पे बनाए। बट इसके कंपिटिटर्स वहाँ पे या फिर इसका जो मेजर कंपिटिटर वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट फिर ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन दिस मार्केट एज वेल, राइट। तो ये दूसरा ट्रिगर है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है कि ट्रिगर भी है और कहीं ना कहीं एक रिस्क भी है। तो द फैक्ट दैट दिस इज़ अ B2B प्लेटफॉर्म, इसके सप्लाई साइड पे जो वेंडर्स है, एयरलाइंस है, होटल्स है, राइट, द टॉप 70% of the business that this company gets from the top 10 players or top 10 companies on the supply side. तो बहुत ज़्यादा concentration risk है। तो कंपनी बहुत consciously अपना concentration risk dilute करने की कोशिश कर रही है और मेजर होटल्स जो है यूरोप में, यूके में, यूएस में, मिडल ईस्ट में, उन सबको ऑनबोर्ड कर रही है और कहीं ना कहीं अपना कॉन्सेंट्रेशन रिस्क डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है सप्लाई साइड पे। डिमांड साइड पे भी अगर आप देखोगे तो जो टॉप 25% बिजनेस है उनका, वो टॉप 100 प्लेयर्स से आता है या फिर 100 ट्रैवल एजेंट से आता है इंडिया में, राइट। तो वो भी कंपनी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है बाय गेटिंग मोर प्लेयर्स इनटू द सिस्टम, गिविंग देम गुड डिस्काउंट्स, रिटेंशन बढ़ा के, एक तरह से नए जो छोटे प्लेयर्स आ रहे हैं उनके साथ रिटेंशन बढ़ा के, उनको डिस्काउंट्स दे के वो बहुत कर रही है कंपनी। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक होटल हूँ, राइट, तो एक होटल हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, तो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है? पहला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरा खुद का वेबसाइट है, बट उसका रीच बहुत लिमिटेड है, बहुत सारे लोग मेरे वेबसाइट पे नहीं आते, राइट। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरे लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे ये मेक माई ट्रिप, यात्रा, राइट, तो उन पे मैं अपनी इन्वेंट्री डालता हूँ। तीसरा जो मेरे लिए चैनल है वो टीबीओ टेक है, राइट, उस पर मैं अपनी इन्वेंट्री डालता हूँ। अब बात करते हैं डिमांड साइड पे, तो जो एजेंट्स होते हैं उसको, उनके लिए बहुत आसान होता है ये तीनों चैनल्स एक्सेस करना। एक्सेसिबिलिटी इज नॉट अ बिग थिंग फॉर देम टू एक्सेस द इन्वेंट्री, बट एजेंट उसी से माल खरीदेगा जो उसको सबसे सस्ते में माल देगा, राइट। तो बल्क बाइंग अगर जहाँ पे हो रही है तो ऑब्वियसली प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, एक बहुत बड़ा कंपिटिटिव फैक्टर बन जाता है। तो एजेंट्स जो है वो टीबीओ टेक जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वहाँ से एक तरह से वो इन्वेंट्री उठाते हैं और फिर अपने एंड कस्टमर्स को एक तरह से वो इन्वेंट्री ऑब्जर्व कराते हैं, राइट। तो इस कंपनी का जो स्ट्रैटेजी रहा है वो अपने करंट जो कस्टमर्स है उनको तो एक अच्छा रिटेंशन रेट देकर अपने प्लेटफॉर्म पे रिटेन करना चाहती है, बट ऑब्वियसली ऑन द सप्लाई साइड एज वेल एज ऑन द डिमांड साइड दे वांट न्यू स्टेक होल्डर्स टू कम इनटू द काइंड ऑफ द इकोसिस्टम, लार्जर इकोसिस्टम, राइट। एंड competitive pricing is the most important. This is the moat over here, the key differentiator over here. It's like it's very similar to the Amazon model. Amazon में क्या होता है? Amazon चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए, ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं तो बल्क बाइंग होती है, तो अपने वेंडर्स को एक तरह से ठेल कर वो प्राइसेस कम करवाता है, ज़्यादा डिस्काउंट्स मंगाता है या फिर डिस्काउंट्स देता है, ताकि अपने एंड कस्टमर्स को वो और अक्रू कर सके और एग्रीगेट कर सके, राइट। तो ये एक तरह से एक मार्केट प्लेस है, सिंपल मॉडल है इसका, राइट। चौथा जो इसका इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है वो है द फैक्ट कि ये एक इंडिया बेस्ड बिजनेस है और 70% ऑफ इट्स कस्टमर्स कम फ्रॉम इंडिया। पिछले साल FY23 में करीबन 3.5 करोड़ इंडियंस ने एक तरह से ग्लोबल ट्रैवल किया है, चाहे फिर वो लीजर के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए हो, बट 3.5 करोड़ इंडियंस ने ग्लोबल ट्रैवल किया है। और बहुत जल्द अगले
5 सालों में इंडियंस वुड बी द 4th लार्जेस्ट स्पेंडर्स ऑन ग्लोबल ट्रैवल। तो जैसे इकोनॉमी बढ़ती है तो ऑब्वियसली उस कंट्री के जो नेशनल्स होते हैं उनको लगता है कि वी शुड गो एंड विजिट द वर्ल्ड, एंड दुनिया देखने के लिए लोग बाहर निकलते हैं जब लोग थोड़े समृद्ध होते हैं, पर कैपिटा इनकम थोड़ा बढ़ता है, राइट। तो डिस्क्रिशनरी बाइंग बढ़ती है, राइट। सो दिस इज अ डिस्क्रिशनरी प्ले एक्चुअली, TBO टेक। आई मीन पीपल विजिट आउटसाइड कंट्रीज फॉर टूरिज्म। आई थिंक whatever travel that happens in the world, 80% is related to tourism, right? It's only 20% that is related to your education, your immigration or something of that sort. 80% tourism related travel होता है। तो जैसे इकोनॉमीज समृद्ध होती है या फिर लोग समृद्ध होते हैं तो उनको दुनिया देखनी होती है। तो 3.5 करोड़ इंडियंस ने FY23 में एक तरह से ग्लोबली विजिट किया था, या ग्लोबल कंट्रीज या फिर बाहर के कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में विजिट किया था। एंड इन द नेक्स्ट 5 to 6 years दैट इंडियंस वुड बी द 4th लार्जेस्ट स्पेंडर्स ऑन ग्लोबल ट्रैवल। तो ये एक बहुत बड़ा मेट्रिक है, एक बहुत बड़ा मैक्रो टेलविंड है। दूसरा एक मैक्रो टेलविंड यहाँ पे है, जो मैंने GTV की बात की या ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात की, that is growing 22% CAGR for the last 5 years, right? Except for the blip in COVID, for the last 5 years, जो GTV है, इसका मतलब जो इंटरनेशनल ट्रैवल और टूरिज्म में जो भी इस इकोसिस्टम में जो भी प्लेयर्स है, चाहे फिर वो होटल्स बुकिंग हो या फिर एयरलाइन बुकिंग हो या फिर एलाइड सर्विसेज की बुकिंग हो, उसका ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू एट अ 22% CAGR ग्रो हो रहा है फॉर द लास्ट 5 years, एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट टिल 2030 एज वेल। तो मैक्रो टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, and the fact that Indians want to travel more outside and see the world, वो एक major kind of tailwind है इस कंपनी में, right? तो ये 4 triggers है जो कहीं ना कहीं हमें predictability दे रहे हैं कि अगले 2 से 3 सालों में 25% sales growth is not beyond reach। ये एक तरह से कंपनी अटेन कर सकती है, राइट। कमिंग टू द कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे पिछले 4 क्वार्टर्स का, फैबुलस है, 44% है। 3 साल का भी देखोगे तो 178% है, राइट। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, जो वैल्यू एडेड सर्विसेज पे कंपनी कॉन्सेंट्रेट कर रही है। ये बेसिकली दिस इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अगर डिमांड है तो फिर मार्जिन्स आएंगे, डिमांड नहीं है, कोविड अगर आ गया फिर से, या फिर कोविड जैसा इवेंट कुछ वापस आ गया तो फिर डिमांड नहीं रहेगी, तो फिर मार्जिन्स, अर्निंग्स, सेल्स ग्रोथ सारा कुछ ठप पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझने की बात है नहीं। अगर आप इसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखेंगे तो काफ़ी कम है। ये कंपनी एक बहुत सेल्फ सस्टेनेबल एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। डेप्रिसिएशन देखो, इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करना हो तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इट्स एन ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस। आपने ऑलरेडी एक वेबसाइट बनाई है, 1000 लोग आ रहे थे, अब 10,000 लोग आ रहे हैं। आप क्या करोगे? आप सर्वर्स इंक्रीज करोगे, आपका कॉर्पोरेट सेल्स टीम उसको थोड़ा बढ़ा दोगे ताकि और क्लाइंट्स को एक्वायर करे। और जब आप एक काफ़ी फेमस प्रोडक्ट बन जाते हो या सर्विस बन जाते हो तो लोग खुद आपके वेबसाइट पे आके अपना एनरोलमेंट करके आपको एक तरह से लिस्ट करेंगे, राइट। तो इसमें कोई दूसरा ऐसा कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे जो भी ग्रोथ हुआ है वो सेल्फ फंडेड हुआ था। जो भी ग्रोथ होना था, केपेक्स वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो 14% है। मैं नॉर्मली नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% या 10% से ज़्यादा कंपनीज जो होते हैं उनमें एक तरह से फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ। 14% इज़ द काइंड ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवर ईयर। सिर्फ 1-2 रिस्क्स है। रिस्क्स ये है कि द बैरियर टू एंट्री फॉर दिस बिजनेस इज़ वेरी लो। कोई भी एक वेबसाइट बना के या ऐप बना के ये बिजनेस शुरू कर सकता है अगर उसको वेंचर फंडिंग मिल जाए, काफ़ी अच्छी फंडिंग मिल जाए। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो वेंचर फंडिंग की ज़रूरत होती है फास्ट ग्रोथ के लिए, राइट। बट जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, वो B2B सेगमेंट में जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और ये B2B आर्म अपना B2C में तो ऑलरेडी है बट B2B आर्म एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ द कंपटीशन दैट दिस कंपनी सीज। इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे वेबपेड्स है वो नॉर्थ अमेरिका और US में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, नॉर्थ अमेरिका और EU में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसने पिछले 3 से 4 सालों में इंडिया में अपना फुटिंग स्ट्रॉन्ग किया है। तो एक तरह से इसका जो बैरियर्स टू एंट्री कम होने के कारण, एक फ्रैगमेंटेड मार्केट होने के कारण कंपटीशन रिस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा है। बट ये कंपनी पिछले कई सालों से, करीबन 20 सालों से ऑलरेडी मार्केट में है, तो इसको पता है किस तरह कंपटीशन को काइंड ऑफ वेड ऑफ करते हैं, राइट। एक और रिस्क जो मुझे दिखा यहाँ पे, एक रिस्क तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक थोड़ा इनकन्वीनियंट फैक्ट या इनकन्वीनियंट फाइनेंशियल मेट्रिक मुझे दिखा यहाँ पे। इनका जो रिसीवेबल डेज है और ट्रेड रिसीवेबल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट।
तो जैसे यहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल्स है इनके करीबन 3,300 है, ये मुझे ज़्यादा लगे। रिसीवेबल डेज भी आप देखोगे तो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि इसके जो सप्लाई साइड पे जो वेंडर्स हैं वो इस कंपनी से काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, तो बार्गेनिंग पावर दैट दिस कंपनी हैज़ विद दोज प्लेयर्स इज़ अ बिट वीकर, राइट। और आप बड़े बड़े एयरलाइंस की बात कर रहे हो, आप बड़े बड़े होटल चेन्स की बात कर रहे हो, तो पेमेंट टर्म्स जो होते हैं वो लोग उस पर काफ़ी छूट लेते हैं, एंड दे डू नॉट पे ऑन टाइम, और दे पे ऑन टाइम बट द पेमेंट टर्म्स आर ऑफ एन एक्सटेंडेड काइंड ऑफ ए पीरियड। बट मुझे यहाँ पे इतना ये नहीं लगा, बिकॉज अगर आप देखोगे द CFO to PAT ratio is pretty handsome, right? मतलब कंपनी इज सक्सेसफुली कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज। तो भले रिसीवेबल डेज ज़्यादा हो या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स ज़्यादा हो, बट कंपनी इज taking those profits and converting into cash flows eventually. So that is a kind of a comforting thing when you look at the P&L statement over here, right? जैसे मैंने कहा, fixed asset to total assets जो है it's hardly 5%, तो कोई डेप्रिसिएशन कुछ ज़्यादा होता नहीं है इसमें, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं है। डेट इज़ मिनिमम ओवर ईयर, राइट। कुछ ज़्यादा डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखोगे तो इट्स 0। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ 15, इट्स वेरी कंफर्टेबल लेवल्स। तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है तो जो आपका रिटर्न रेशियोज़ में भी काफ़ी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करती है चीज़ें। आपका रिटर्न रेशियोज़ तो इसके काफ़ी हैंडसम रिटर्न रेशियोज़ है। इसका आप ROC 43% है, इसका 3 years का ROC 38% है, 5 years का जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक है ROC इट्स 30%, इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी इज अराउंड 32% फॉर 5 years। सो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेट्रिक्स, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल मेट्रिक, आई थिंक दीज आर रियली हैंडसम फिगर्स ओवर ईयर। तो कंपनी को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़ी है तो इतना कैश फ्लो रिच कंपनी है कि खुद अपने अपने ग्रोथ को इसने सस्टेन किया है, इसने अपने आप ग्रोथ को फ्यूल किया है। सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, राइट। अब बात करें ओनरशिप की, तो आई थिंक ओनरशिप हैज़ सीन फेयरली कंसिस्टेंट ओनरशिप। कुछ DII बाइंग हुई है पिछले 6 महीनों में, ऑब्वियसली होनी है, राइट। पब्लिक इतना ज़्यादा नहीं है इस स्टॉक में। मुझे लगता है ये बहुत हद तक एक अंडर अनडिस्कवर्ड स्टॉक है। रिटेल फ्लोट आप देखोगे तो सिर्फ 3.7% है। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को TBO टेक के बारे में पता है। काफ़ी रीसेंट कंपनी है तो ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है। इसका PE मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, 83 का PE है, बट प्लेटफॉर्म कंपनीज़ में PE ज़्यादा ही होता है, राइट, क्योंकि हाई रिटर्न रेशियोज़ होते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होता है इसमें, राइट। तो करीबन एक 15 to 20% का मुझे प्रीमियम लगा PE में, राइट। इसका PEG 1.82 है। अगेन आई वुड रादर लुक एट कंपनीज विच हैव अ PEG ऑफ 1, मैक्सिमम 1.25, बट इसका 1.82 है। बट इसके रिटर्न रेशियोज़ और ग्रोथ देख के आई थिंक लोगों ने इसको एक हायर PE दिया है, मार्केट ने इसको एक हायर PE दिया है, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट TBO टेक, राइट। डिसेंट कंपनी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा 25% के ऊपर दिख रहा है, रिटर्न रेशियोज 18 to 20% के ऊपर दिख रहा है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिसीवेबल डेज और ट्रेड रिसीवेबल्स का थोड़ा इशू है, कंपटीशन रिस्क है, बट एक डिसेंट कंपनी है। वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा नहीं है, प्रीमियम वैल्यूएशन है बट इतने ज़्यादा नहीं है, एक्सटेंडेड वैल्यूएशंस नहीं है, 150 से 170 का वैल्यूएशन नहीं है, right? So this was a brief about TBO Tech. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in any kind of company. But if you found this of any value, please like and share this and follow the channel for more such videos. Thank you for your time.